नमस्कार। भारत में डायन या विच हंटिंग की बात जब भी होती है तो हमारे दिमाग में अंधविश्वास और पिछड़े गांव ऐसी ही कुछ तस्वीरें बनती हैं। हाँ, बिल्कुल, पुरानी कहानियों जैसी। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ अंधविश्वास की कहानी है ही नहीं। क्या हो अगर इसके तार भारत के औपनिवेशिक इतिहास से जुड़े हों। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। आज हम जिस स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं, वो इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को सामने लाता है। अच्छा। ये ऑल्टरनेटिव नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपा एक शोध पत्र है, और ये 2020 की हिंदी फिल्म बुलबुल को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करता है। बुलबुल, हाँ मैंने देखी है। तो उसी फिल्म के जरिए इस प्रथा की उन परतों को खोला गया है, जिन पर आम तौर पर बात नहीं होती। तो हमारा आज का मकसद इस गुत्थी को सुलझाना है। विच हंटिंग, लैंगिक राजनीति और ब्रिटिश राज के बीच आखिर क्या रिश्ता है। और इसे समझने के लिए बातचीत शुरू करने से पहले एक आंकड़ा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2001 से 2018 के बीच विचक्राफ्ट के नाम पर 2500 से ज्यादा हत्याएं हुई। 2500 से ज्यादा। और इनमें लगभग हर पीड़ित एक महिला थी। हर एक? 2500? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2500 कहानियां हैं जो खत्म कर दी गईं। यही आंकड़ा इस मुद्दे को किसी किताबी बहस से निकालकर एक भयानक हकीकत बना देता है। तो चलिए इसी जटिल और परेशान करने वाली हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस शोध पत्र में स्वदेशी या इंडिजिनस शब्द पर बात की गई है। मुझे हमेशा लगता था कि भारत में इसका मतलब आदिवासी समुदायों से है, लेकिन पेपर कहता है कि यहाँ मामला इतना सीधा नहीं है। सही कहा। देखिए, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है यहाँ। वहाँ बाहर से आए लोगों और मूल निवासियों के बीच एक साफ लकीर है। हाँ। भारत का इतिहास बहुत घुमावदार रहा है। यहाँ इतने आक्रमण हुए, इतनी संस्कृतियां घुली मिली कि मूल निवासी कौन है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये एक जरूरी फर्क है। और इन्हीं पारंपरिक पहचानों की बात करें तो क्या विचक्राफ्ट या जादू टोना हमेशा से एक बुरी चीज मानी जाती थी हमारे यहाँ? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, और शोध पत्र बताता है कि ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में विचक्राफ्ट का जिक्र एक पेशे के तौर पर मिलता है। एक पेशे के तौर पर? हाँ, जैसे कोई और काम हो। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, पेपर सैलेटोर की किताब का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। क्या? विचक्राफ्ट यानी जादू टोना करना, और विच हंटिंग यानी डायन बताकर किसी का शिकार करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अच्छा। और उनके मुताबिक ये जो संगठित तौर पर महिलाओं का शिकार करने की प्रथा है, ये भारत में एक अपेक्षाकृत नई घटना है। नई घटना मतलब ये कोई हजारों साल पुरानी प्रथा नहीं है जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। जब हम असल घटनाओं को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। हाँ, और ये बातें सुनना तक मुश्किल है। छत्तीसगढ़ की तिरथबाई, श्यामबाई और बिसाहिनबाई की कहानी, जी। जिन्हें डायन होने के शक में पूरे गांव के सामने निर्वस्त्र किया गया। स्रोत बताता है कि उनके शरीर को गर्म कैंचियों से दागा गया और उनकी हड्डियां तक तोड़ दी गईं। ये सुन के ही सहरन होती है। और एक और किस्सा है असम का, जो और भी भयानक है। वो किस्सा एक महिला के बेटे ने सुनाया था। उसने बताया कि कैसे गांव वाले उसकी माँ को डायन बुलाते थे, और फिर एक दिन भीड़ घर में घुस आई। अरे! उन्होंने उसकी माँ को एक बांस से वैसे ही बांधा जैसे किसी जानवर को बांधते हैं। उसे नदी के पार ले रहे और वहां उसका सिर काट दिया। बाप रे! ये घटनाएं दिखाती हैं कि हम किसी मामूली अंधविश्वास की नहीं, बल्कि एक बेहद क्रूर और संगठित हिंसा की बात कर रहे हैं। ये सब सुनना बहुत भयावह है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि ये शोध पत्र इन घटनाओं के बढ़ने का जिम्मेदार ब्रिटिश शासन को ठहराता है। एक मिनट, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है। अंग्रेजों ने तो सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ कानून बनाए थे। उन्होंने तो विच हंटिंग पर भी रोक लगाई थी। तो फिर उनके आने से ये घटनाएं बढ़ी कैसे? बिल्कुल, और यही इस शोध पत्र का सबसे बड़ा और केंद्रीय तर्क है। देखिए, अंग्रेज भारत में एक सिविलाइजिंग मिशन लेकर आए थे। सभ्य बनाने का मिशन? हाँ, उन्होंने विच हंटिंग, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब पर कानूनी रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। कागज पर देखें तो ये सब बहुत प्रगतिशील सुधार लगते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या समुदायों ने इसे अपनी परंपरा पर हमला समझा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। शोध पत्र के अनुसार कई स्वदेशी समुदायों ने इन सुधारों को अपनी संस्कृति पर, अपनी पहचान पर एक सीधा हमला माना। अच्छा। उन्होंने इसे कल्चरल इंपीरियलिज्म
यानी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के तौर पर देखा। अंग्रेज कह रहे थे, तुम्हारा जीने का तरीका गलत है, हम तुम्हें सभ्य बनाएंगे। और इसके जवाब में उन समुदायों ने अपनी पहचान को और भी मजबूती से पकड़ लिया, और विच हंटिंग पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसे एक चुनौती के तौर पे लिया गया। हाँ, ये एक तरह का औपनिवेशिक विरोधी प्रतिरोध बन गया, लेकिन एक बहुत ही बिगड़े हुए रूप में मतलब अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा दिखाने का तरीका ये बन गया कि जिन महिलाओं को इन उदारवादी ब्रिटिश नीतियों से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था, जैसे विधवाएं या अकेली महिलाएं, उन्हें ही निशाना बनाया जाने लगा। ओह, ये उन स्वदेशी पुरुषों का तरीका था जो समाज पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करना चाहते थे, जो अंग्रेजों के आने से कमजोर पड़ गया था। बाप रे, मतलब महिलाओं का शरीर एक तरह का जंग का मैदान बन गया, जहां लड़ाई तो अंग्रेजों और स्वदेशी पुरुषों के बीच थी, लेकिन कीमत औरतें चुका रही थी। बिल्कुल। इस जटिल टकराव को समझने के लिए मुझे लगता है फिल्म बुलबुल एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसका जिक्र इस पेपर में भी है। फिल्म 1881 के बंगाल में सेट है, मतलब ठीक उसी दौर में। हाँ, बुलबुल इस पूरी थ्योरी को एक कहानी में पिरो देती है। फिल्म की मुख्य किरदार बुलबुल है, एक बालवधू। हम उसे एक डरी सहमी, चुप रहने वाली लड़की से एक ताकतवर और रहस्यमयी महिला बनते हुए देखते हैं। और फिर गांव में चुड़ैल की अफवाह फैल जाती है। हाँ, जब मर्दों पर हमले होने लगते हैं। लेकिन फिल्म धीरे धीरे दिखाती है कि बुलबुल ही वो चुड़ैल है जो उन महिलाओं का बदला ले रही है जिन्हें समाज ने प्रताड़ित किया है। वो चुड़ैल के मिथक को अपने हक के लिए इस्तेमाल करती है। फिल्म में छोटे छोटे प्रतीक बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे वो बिछुआ या पैर की अंगूठी वाला सीन याद है। हाँ, जब बुलबुल की पिशीमा मतलब चाची उसे बताती हैं कि ये इसलिए पहनाया जाता है ताकि लड़की उड़ ना जाए, वश में रहे। हाँ, वश में रहे। उस वक्त वो एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन इस शोध पत्र के नजरिए से देखें तो उसका मतलब कितना गहरा है। बिल्कुल, वो बिछुआ सिर्फ एक गहना नहीं है, वो पितृसत्ता का एक प्रतीक है। एक तरह का, क्या कहते हैं, जादू टोना जो औरतों को काबू में रखने के लिए किया जाता है। और विश्लेषण का सार यही है कि फिल्म में विच हंटिंग को अंधविश्वास से पैदा हुई हिंसा की तरह नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये उन महिलाओं के खिलाफ एक सोचा समझा प्रतिशोध है जो समाज के बनाए नियम नहीं मानती। बिल्कुल। तो मतलब बुलबुल को चुड़ैल इसलिए नहीं कहा गया कि वो कोई जादू टोना कर रही थी, बल्कि इसलिए कि वो हवेली की बागडोर संभाल रही थी, अपनी आजादी, अपनी संपत्ति पर हक जता रही थी। ठीक यही बात। जब बुलबुल का पति उसे छोड़कर चला जाता है और वो हवेली की बड़ी बहू से ठाकुर बन जाती है, तो वो समाज के लिए एक खतरा बन जाती है। उसका आत्मनिर्भर होना ही उसका अपराध था। उसका मुखर होना, उसका फैसले लेना, और इसी अपराध के लिए उसे चुड़ैल का नाम दे दिया जाता है। ये लेबल उसे बदनाम करने और उसकी ताकत छीनने का एक हथियार था। तो ये प्रथा सिर्फ मान्यताओं या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि सत्ता, संपत्ति और महिलाओं की यौनिकता पर नियंत्रण जैसी बहुत ही ठोस चीजों से जुड़ी है। बिल्कुल। यहीं पर शोध पत्र विच हंट्स की स्त्री विरोधी सिद्धांत की बात करता है। सोचिए, उस दौर में विधवा और अकेली महिलाएं जो किसी पुरुष के नियंत्रण में नहीं थी। हाँ, उन्हें पितृवंशीय विरासत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। पितृवंशीय विरासत, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसका सीधा मतलब है वो जायदाद और अधिकार जो सिर्फ पिता से बेटे को मिलते हैं, जिसमें महिलाओं का कोई हक नहीं होता। अच्छा। अब अगर कोई महिला अकेली है, विधवा है और उसके पास जमीन या संपत्ति है, तो वो इस पुरुष केंद्रित व्यवस्था को सीधी चुनौती देती है। तो ऐसे में उस पर दायन होने का आरोप लगाकर उसे समाज से बाहर निकाल देना या मार डालना उसकी संपत्ति हड़पने का सबसे आसान तरीका बन जाता था। ये तो फिल्म में बहुत साफ दिखता है, जब बुलबुल अपने पति के जाने के बाद हवेली की ठाकुर बन जाती है। बिल्कुल। तो उसका देवर सत्या, जो पढ़ लिख कर लंदन से लौटा है, हाँ, वो भी उसकी सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तंज कसता है, ठाकुर ठाकुर खेल रही हो भाभी। हाँ, और उसका ये कहना कि वो बुलबुल को वापस उसके मायके भेज देगा, वो सिर्फ एक धमकी नहीं है, वो उसे उसकी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी है। बिल्कुल। वो उसे याद दिला रहा है कि एक औरत होने के नाते इस घर और इस सत्ता पर उसका कोई असली हक नहीं है। संपत्ति के अलावा यौनिकता पर नियंत्रण का पहलू भी बहुत अहम है। बुलबुल को सजा भी तो इसीलिए मिलती है। 2 बार उसे उसके परिवार के पुरुष 2 बार कथित तौर पर यौन सीमाओं को लांघने के लिए क्रूर सजा देते हैं।
पहली बार उसके पति ने? हाँ, पहली बार उसका पति सत्या के साथ उसकी दोस्ती पर शक करके उसे मारता पीटता है, जिससे उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। और दूसरी बार? उसका जुड़वां भाई। हाँ। तो लेख के अनुसार एक डायन को ऐसी महिला के रूप में देखा जाता है जिसकी कोई यौन या नैतिक सीमा नहीं होती। तो उसे मारकर ये पुरुष समाज में मर्दों का दबदबा और तथाकथित नैतिकता वापस कायम करने की कोशिश करते थे। और इस हिंसा को जरूरी मान लिया जाता था। ये एक आवश्यक हिंसा बन जाती थी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बहाल करने के लिए। तो ये एक तरह से सामाजिक सीमाओं को बनाए रखने का, सबको अपनी जगह दिखाने का एक तरीका है। मुझे याद है शोध पत्र में समाजशास्त्री दुर्खीम के एक सिद्धांत का जिक्र है। हाँ, दुर्खीम का बाउंड्री क्राइसिस या सीमा संकट का सिद्धांत। वो क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि जब कोई बाहरी ताकत, जैसे इस मामले में ब्रिटिश कानून, समाज में आकर उसकी स्थापित मान्यताओं और नियमों को हिला देती है, तो समाज में एक तरह की अस्थिरता पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी नींव हिल गई है। हाँ, और इस अस्थिरता से निपटने के लिए समुदाय अपनी नैतिक व्यवस्था को फिर से परिभाषित करने और मजबूत करने के लिए एक काल्पनिक दुश्मन बना लेता है। और इस मामले में वो दुश्मन है डायन। बिल्कुल। फिर सब लोग उस काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। डायन का शिकार करना एक तरह का अनुष्ठान बन जाता है, जिसके जरिए एक खतरे में पड़ी संस्कृति खुद को नवीनीकृत करती है। फिल्म का क्लाइमैक्स इसका एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। जब सत्या को पता चलता है कि बुलबुल ही चुड़ैल है, तो वो जंगल में उसका शिकार करता है। और वो जंगल में आग लगा देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जंगल वो जगह है जो मर्दों के बनाए गांव के नियमों और पितृसत्ता के नियंत्रण से बाहर है। वो बुलबुल का सुरक्षित ठिकाना है, उसकी आजादी का प्रतीक है। तो उस जंगल में आग लगाना सिर्फ बुलबुल को मारने की कोशिश नहीं है, वो एक विद्रोही महिला के सुरक्षित ठिकाने और उसकी आजादी के विचार को ही जड़ से खत्म कर देने का प्रयास है। फिल्म का अंत बहुत मार्मिक है। जब सत्या एक खत में लिखता है कि उन्होंने एक औरत का शिकार किया है, किसी डायन का नहीं। उस एक पल में सारा भ्रम टूट जाता है। हाँ, और वहीं पर विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष सामने आता है, जो बहुत साफ और असरदार है। विच हंटिंग विमेन हंटिंग है। डायन का शिकार असल में औरतों का शिकार है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्त्री द्वेष है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने इतिहास देखा, समाजशास्त्र समझा और एक फिल्म का विश्लेषण किया। इन सब को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि बुलबुल का ये विश्लेषण हमें विच हंटिंग को केवल एक अंधविश्वासी घटना के तौर पर देखने से रोकता है। ये इसे एक जटिल सामाजिक अपराध के रूप में पेश करता है, जिसके रेशे लैंगिक संघर्ष, औपनिवेशिक तनाव और सत्ता तथा सत्ता की लड़ाई से बुने हुए हैं। ये उन बड़े सामाजिक और संरचनात्मक बदलावों के खिलाफ एक हिंसक प्रतिरोध का रूप है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को, मतलब मर्दों के दबदबे को, चुनौती देते हैं। और शोधपत्र ये भी तर्क देता है कि उदारवादी मूल्यों के खिलाफ लैंगिक हिंसा के जरिए प्रतिरोध का ये पैटर्न आज़ादी के बाद भी रुका नहीं है। ये आज भी जारी है। हाँ, किसी न किसी रूप में। इसीलिए ये प्रथा आज भी जिंदा है। वाकई ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक काल्पनिक फिल्म, एक फिक्शन, एक बहुत ही गंभीर और वास्तविक सामाजिक बुराई को समझने के लिए कितनी गहरी और सच्ची अंतर्दृष्टि दे सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि कहानियों में समाज का सच छिपा होता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। यह शोध पत्र इस बात पर केंद्रित है कि कैसे यह प्रथा औपनिवेशिक काल के बड़े बदलावों की हिंसक प्रतिक्रिया थी। लेकिन आज के आधुनिक भारत में, जहां हम रोज तेज सामाजिक और आर्थिक बदलाव देख रहे हैं, शहरों का फैलना, महिलाओं का पढ़ लिख कर आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का आना, हाँ, तो ऐसे कौन से समकालीन सीमा संकट हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसी क्रूर प्रथाओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी जब कोई महिला अपनी संपत्ति पर हक जताती है, या अपनी पसंद से शादी करना चाहती है, या पारंपरिक भूमिकाओं को निभाने से इनकार करती है, तो समाज उसे किसी नए नाम, किसी नए लेबल से डायन घोषित नहीं कर देता? बिल्कुल। 21वीं सदी में यह पितृसत्तात्मक प्रतिशोध क्या नए और ज्यादा छिपे हुए रूप ले रहा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।